नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित लगभग 25 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है तथा यहाँ से प्रश्न एग्ज़ाम में मिलने की संभावना है और आज की यह क्लास रिवीजन के उद्देश्य से भी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की इस एमसीक्यू क्लास में क्या क्या प्रश्न लिए गए हैं। 1 नंबर जो प्रश्न है पूछा गया है, भारत में एक अलग केंद्रीय बैंक की स्थापना के लिए सर्वप्रथम किसने सुझाव दिया? रिजर्व बैंक। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए रिजर्व बैंक गठन आयोग ने, बी हिल्टन एंग आयोग ने, सी सर्वेक्षण साख समिति ने और डी केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति ने। तो अगर केंद्रीय बैंक की स्थापना की बात की जाए तो केंद्रीय बैंक की स्थापना के संबंध में सबसे पहले जो प्रयास है वह चैम्बरलिन कमीशन ने किया था और चैम्बरलिन कमीशन का गठन जो है 1926 में हुआ था। चैम्बरलिन कमीशन ने सुझाव दिया था कि तीन प्रेसिडेंसी बैंकें थी जिसमें बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ कोलकाता है। चैम्बरलिन कमीशन ने कहा था कि इन तीनों बैंकों को मिलाकर एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की जाए और जिसका नाम क्या रखा जाए, इंपीरियल बैंक रखा जाए। तो चैम्बरलिन के सुझाव पर 1921 में इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी। इंपीरियल बैंक की स्थापना जो है 1921 में की गई थी और इंपीरियल बैंक जो है मुख्य रूप से एक व्यापारिक बैंक था। फिर इसके बाद 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडिया करेंसी एंड फाइनेंस ने इस बात पर बल दिया कि केंद्रीय बैंक की स्थापना जो है अलग से की जाए, जिसका जो कार्य है वह नोट निर्गमन तथा विदेशी विनिमय कोष प्रबंधन बताया गया, जिसे हिल्टन एंग आयोग कहा जाता है। तो 1926 में हिल्टन एंग आयोग ने केंद्रीय बैंक की अलग से स्थापना का सुझाव दिया। यह पहला आयोग था जिसने केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्तुति की, लेकिन यंग हिल्टन आयोग बिल जो है असेंबली में राजनीतिक मतभेद के कारण पारित नहीं हो सका। अब क्या हुआ, 1931 में इंडियन सेंट्रल बैंक करेंसी कमेटी ने फिर आरबीआई के गठन की संस्तुति की। आरबीआई बिल जो है 1934 में पारित हुआ। जब इसके बाद जो है क्या हुआ, आरबीआई की स्थापना हुई। तो आरबीआई की स्थापना के लिए हिल्टन एंग आयोग ने जो है सबसे पहले प्रयास किया था और हिल्टन एंग आयोग जो है वह कब बना, हिल्टन एंग आयोग 1926 में बनाया गया था। तो इस प्रकार से आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई का गठन हुआ और आरबीआई ने कार्य करना प्रारंभ किया। तो इस प्रकार से आरबीआई के गठन का जो सबसे पहले प्रयास है वह हिल्टन एंग आयोग ने किया था। इस प्रकार से सही आंसर बी है। अब आरबीआई की कुछ प्रमुख बातें हैं जो जान लेते हैं। आरबीआई जो है मुख्य रूप से प्रारंभ में एक निजी बैंक के रूप में कार्य करता था। 1 जुलाई 1948 तक आरबीआई ने पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य किया तथा मार्च 1947 तक वर्मा के केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य आरबीआई ने किया। शुरू में आरबीआई की अधिकृत पूंजी जो थी वह 5 करोड़ रुपए थी। आरबीआई की अधिकृत पूंजी जो है वह प्रारंभ में 5 करोड़ रुपए थी और आईएमएफ में देश का प्रतिनिधित्व जो है वह आरबीआई द्वारा किया जाता है। 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। अगर मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय जो है मुंबई में है आरबीआई का और वर्तमान में आरबीआई के 23 विभाग हैं। आरबीआई का लेखा वर्ष जो है 2020 से पहले 1 जुलाई से 31 जून तक था और वर्तमान में इसके लेखा वर्ष में परिवर्तन करके 1 अप्रैल
से 31 मार्च कर दिया गया है, जो फाइनेंस ईयर या वित्त वर्ष के समान है। और वर्तमान में आरबीआई के अगर गवर्नर की बात की जाए तो श्री संजय मल्होत्रा को आरबीआई का गवर्नर वर्तमान में बनाया गया है, जिन्होंने 9 दिसंबर 2024 से कार्यभार ग्रहण किया है। और संजय मल्होत्रा जो है आरबीआई के 26वें नंबर के गवर्नर हैं। तो इस प्रकार से यह आरबीआई के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगला है 2 नंबर प्रश्न, क्या है, निम्न में से कौन सी विधि परिमाणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत आता है? परिवर्तनीय कोष अनुपात, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं। तो आरबीआई जो है वह मौद्रिक नीति के अस्त्र के रूप में जो परिमाणात्मक, जिसे सामान्य तरीके भी कहा जाता है, का उपयोग करता है, और इसके अलावा गुणात्मक या जिसे चयनात्मक तरीके भी कहा जाता है। परिमाणात्मक तरीकों के अंतर्गत जो है वह बैंक दर आता है, सीमांत स्थायी सुविधा आती है, खुले बाजार की क्रियाओं को शामिल किया जाता है, रिपो और रिवर्स रिपो को शामिल किया जाता है, तथा सीआरआर और एसएलआर को परिमाणात्मक या सामान्य तरीकों के अंतर्गत रखा जाता है। इसी प्रकार से जो मौद्रिक नीति के अस्त्रों में गुणात्मक या चयनात्मक तरीके हैं, उनमें न्यूनतम सीमा या मार्जिन का निर्धारण किया जाता है, नैतिक दबाव को शामिल किया जाता है, साख मापदंड का निर्धारण किया जाता है, और साख स्वीकृतिकरण योजना को रखा जाता है। तो इस प्रकार से परिमाणात्मक तरीकों के अंतर्गत जो है वह सभी तरीके आते हैं। तो सही आंसर जो है 2 का डी है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, आरंभ में रोम में मुद्रा का निर्माण के मंदिरों में किया जाता था। तो आरंभ में जो है रोम में मुद्रा का जो निर्माण है वह देवी जूनो के मंदिर में किया जाता था। और मुद्रा के प्रचलन से पहले जो है अनाज, पशु आदि का इस्तेमाल मुद्रा के रूप में किया जाता था, जिसे क्या कहा जाता था? वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। वर्तमान में जो रुपया है, रुपया 2010 से उदय कुमार टी द्वारा दिया गया था, सांकेतिक रूप है रुपये का। और जो रुपया यह वाला है, रुपया यह शब्द जो है वह संस्कृत शब्द रुपयम से आया है, जिसका अर्थ है चांदी का सिक्का। इसकी उत्पत्ति जो है शेरशाह सूरी के रुपया से मानी जाती है, और इसे जो है शेरशाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी के बीच में चलाया था या जारी किया था। तो जो रुपया शब्द है वह शेरशाह के रुपया शब्द से निकला है माना जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है 4 नंबर, मकड़ी जाला सिद्धांत का नामकरण 1934 में द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो यह जो है मकड़ी जाला का नामकरण जो है 1934 में निकोलस गैल्डार द्वारा दिया गया था। तो 4 का सही आंसर डी है। अगला प्रश्न है 5 नंबर प्रश्न क्या है कि प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। तो प्रथम वित्त आयोग का गठन जो है 20 नवंबर 1951 को किया गया था। डेट याद रखने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से सही आंसर जो है वह बी है। और भारत में केंद्र से राज्यों की ओर जो धन का हस्तांतरण है, वह धन के हस्तांतरण के 3 तरीके हैं। उनमें एक तरीका जो है वह वित्त आयोग द्वारा धन के हस्तांतरण को लिया जाता है, जिसे संवैधानिक हस्तांतरण कहा जाता है, जो अनुच्छेद 275 के अंतर्गत राजस्व घाटे की कमी को पूरा करने के लिए अनुदान शामिल किया जाता है। और यह अनुच्छेद 280 के अंतर्गत वित्त आयोग का वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो केंद्र से राज्यों की ओर धन का हस्तांतरण होता है वह नीति आयोग के माध्यम से किया गया हस्तांतरण होता है, जो अनुच्छेद 282 के अंतर्गत आता है। इसके अलावा विभिन्न मंत्रालयों के माध्यम से केंद्रीय स्कीमों के माध्यम से जो ट्रांसफ़र होता है उसके माध्यम से जो है राज्यों की ओर धन का हस्तांतरण होता है। अगर वित्त आयोग के प्रमुख तत्वों की बात की जाए तो वित्त आयोग का संबंध जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत लिया गया है, जिसका गठन जो है राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। 5 वर्ष का समय के लिए जो है वित्त आयोग का गठन किया जाता है। और एक वित्त आयोग जो है पहला वित्त आयोग जो है वह 20 नवंबर 1951 में गठित किया गया था। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 जो हैं इसके सदस्य होते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सामने वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश करता है। वित्त आयोग के अगर मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और वित्त आयोग के पहले
अध्यक्ष जो है केसी नियोगी थे तथा वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है जिसके अध्यक्ष NK सिंह हैं तथा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की घोषणा सरकार द्वारा की गई है जिसके अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया है। और 16वां वित्त आयोग जो है 31 दिसंबर 2023 से कार्य करेगा और नहीं 31 दिसंबर 2023 को 16वें वित्त आयोग के गठन की बात की गई है तथा 16वां वित्त आयोग जो है कार्य 1 अप्रैल 2026 से शुरू करेगा। तो यह कुछ बातें वित्त आयोग के संबंध में थी। इस प्रकार से अगर राज्य वित्त आयोग के गठन की बात की जाए तो संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है और राज्य वित्त आयोग के गठन के संबंध में अपनी सिफारिशें जो है राज्यपाल विधानमंडल के सामने रखता है। तो इस प्रकार से 20 नवंबर 1951 को प्रथम वित्त आयोग का गठन किया गया। अगला क्वेश्चन है सार्वजनिक व्यय, क्या है प्रश्न? सार्वजनिक व्यय 2 धार वाला अस्त्र है, यह कथन किसका है? लुट्स का, डाल्टन का, रिकार्डो का, इनमें से कोई नहीं। तो यह इनमें से कोई नहीं हो जाएगा क्योंकि सार्वजनिक व्यय एक 2 धार वाला अस्त्र है। यह बात प्रोफेसर JK मेहता द्वारा कही गई थी। अगला प्रश्न है कर भार के सिद्धांत को दिया था पीगू ने, मेसफील्ड ने, डाल्टन ने, रिकार्डो ने। तो कर भार के सिद्धांत को प्रोफेसर मेसफील्ड द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न है क्या है? अगला प्रश्न है निम्न चित्र संबंधित है। तो x अक्ष पर डिमांड एंड सप्लाई दी गई है और y अक्ष पर जो है प्राइस दिया गया है। तो जहाँ पर मांग एवं पूर्ति आपस में एक दूसरे को काटें और x अक्ष पर मांग एवं पूर्ति तथा y अक्ष पर प्राइस दिया गया हो तो यह वालरा का सामान्य संतुलन होता है। और अगर मार्शल के सामान्य संतुलन की बात की जाए तो मार्शल का जो सामान्य संतुलन होता है उसमें x अक्ष पर प्राइस हो जाता है और y अक्ष पर डिमांड एंड सप्लाई हो जाती है। तो यह मार्शल का सामान्य संतुलन, यह वालरा का सामान्य संतुलन हो जाएगा। तो 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर B है। अगला 9 नंबर प्रश्न है यदि सीमांत आय 15 हो तथा औसत आय 20 इकाई हो तो कीमत के सापेक्ष मांग की लोच। तो जब सीमांत आय और औसत आय दी हुई होती है, सीमांत आय का मतलब हुआ मार्जिनल रेवेन्यू और औसत आय का मतलब हुआ एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू तो मांग की लोच होती है बराबर E बराबर एवरेज रेवेन्यू बटे एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। तो इसको सूत्र में रख के काट पीट देंगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ हो जाएगा AR कितना है 20 बटे 20 माइनस कितना हो जाएगा 15। तो 20 बटे कितना बचेगा 5 बचेगा। तो 5 को 20 तो 4 आंसर आ जाएगा। तो 1 से कम 1 से अधिक अनंत तो 1 से अधिक हो जाएगी मांग की लोच। 1 से अधिक मांग की लोच का मतलब हुआ C आंसर सही है। किस नंबर प्रश्न में C आंसर सही है? 9 नंबर प्रश्न में। अगला 10 नंबर प्रश्न है क्या है? कॉप डगलस उत्पादन फलन में उत्पत्ति के कितने साधन हैं? तो कॉप डगलस उत्पादन फलन में उत्पत्ति के 2 साधन हैं जिसमें श्रम और पूंजी को लिया जाता है। श्रम और पूंजी, ये आंसर सही। अगला है परिवर्तनशील अनुपात के नियम की पहली अवस्था समाप्त होती है जहाँ MP अधिक होता है, AP अधिकतम होता है, AP था MP को ऊपर, AP वक्र MP को ऊपर से काटे, AP वक्र MP को नहीं, AP वक्र को उसके अधिकतम बिंदु पर ऊपर से काटे। तो परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में पहली अवस्था समाप्त कहाँ पर होती है? तो इसको आरेख के माध्यम से भी सॉल्व किया जा सकता है। तो यह जो आरेख है वह TP को दिखा रहा है और यह आरेख जो है यह दिखा रहा है MP को और इसी प्रकार से यह आरेख जो है AP को दिखा रहा है। तो यह फर्स्ट अवस्था, यह सेकेंड अवस्था और यह थर्ड अवस्था हो जाएगी। तो इसमें अब क्या पूछा? परिवर्तनशील अनुपातों के नियम में पहली अवस्था समाप्त होती है कहाँ पर? अब पहली अवस्था देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे समाप्त होगी। तो यहाँ पे जब समाप्त हो रही पहली अवस्था तो क्या होता है? AP एवरेज प्रोडक्शन AP अधिकतम है और MP जो है AP को ऊपर से काट रहा है, AP वक्र अधिकतम है। तो यही D सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 11 के बाद 12 नंबर प्रश्न है जब
कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन हो जाएगा। तो उसी आरेख से इसको भी सॉल्व किया जा सकता है। जब कुल उत्पादन क्या बता रहा है, अधिकतम होता है, फिर से आरेख बना लेते हैं। तो यह जो हो जाएगा टीपी हो जाएगा। इसी प्रकार से यह जो है एमपी हो जाएगा और यह जो है क्या हो जाएगा, एपी हो जाएगा। अब क्या पूछा, जब कुल उत्पादन अधिकतम, टोटल प्रोडक्शन या अधिकतम है यहाँ पर, तीसरी वाली लाइन में अधिकतम है तो सीमांत उत्पादन मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो जाएगा। तो जीरो हो जाएगा। तो जीरो किस ऑप्शन में दिया गया, शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक, अनंत। तो जीरो का मतलब हुआ सही आंसर ए है। अगला प्रश्न है, एक उत्पादन फलन Q 1.43, L 0.43, K 0.57 के लिए श्रम सापेक्ष उत्पादन की लोच होगी। तो यह श्रम सापेक्ष उत्पादन की लोच जो है अगर के 4.3 होगी। तो अगर पूंजी की पूछता तो 5.57 हो जाता। तो सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निकृष्ट वस्तुओं का आय प्रभाव होता है। तो निकृष्ट वस्तुओं का आय प्रभाव जो होता है वह होता है क्या, ए आंसर से ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न है, प्रकट अधिमान सिद्धांत है दुर्बल क्रमबद्धता पर आधारित, दृढ़ क्रमबद्धता पर आधारित, एक था भी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दुर्बल क्रमबद्धता पर जो आधारित होता है वह तटस्थता वक्र होता है और सबल क्रमबद्धता या दृढ़ क्रमबद्धता पर प्रकट अधिमान सिद्धांत आधारित है। तो बी आंसर सही है 15। अगला 16 नंबर प्रश्न है, मांग फलन x बराबर 1000/p के लिए कीमत 25 है तो इकाई है तो आकलित मांग होगी। तो 1000/25 करने पर 25 से कुल 40 आंसर आ जाएगा। 16 का सही आंसर ए हो जाएगा 40, क्योंकि ए ऑप्शन में दिया गया। अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ, रॉबिन्सन, मार्शल, जे.के. मेहता। तो अर्थशास्त्र जो है, प्राचीन अर्थशास्त्र के जनक चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त को माना जाता है और आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक जो है वह एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ ही अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान मानते हैं। अगला प्रश्न है, साम्य फर्म की अवधारणा दी मार्शल, रिकार्डो, मिल, उपरोक्त में। तो पीगू जो है साम्य फर्म की अवधारणा देते हैं, इसलिए इनमें से कोई नहीं सही आंसर हो जाएगा। डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। तो प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई। डी आंसर सही है। अगला है, बेसल थर्ड का संबंध है बैंक साख से, बैंक की पूंजी पर्याप्तता से, साख की जमाओं से, बैंक की गैर निष्पादन अस्थियों से। तो बेसल का संबंध जो है बैंक की पर्याप्तता से है, बैंक की पूंजी पर्याप्तता से है। तो बैंक की जो पूंजी पर्याप्तता है वह किसमें दिया गया है, तो बैंक की जो पूंजी पर्याप्तता है वह बी में दिया गया। बी आंसर सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष। तो उत्तर प्रदेश के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं वह प्रोफेसर भालचंद्र को माना गया है। तो सही आंसर सी है। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, वैश्विक मंदी पर किसने ग्लोबल क्राइसिस, रिसेशन एंड अनइवन रिकवरी पुस्तक लिखी। तो यह पुस्तक जो है वाई.बी. रेड्डी द्वारा लिखी गई। तो सही आंसर डी है। अगला है, आर्थिक विकास के प्रबल सिद्धांत का प्रतिपादन सिंगर ने किया, रोडान ने किया, वाल्डविन ने किया, नर्क्स ने किया। तो आर्थिक विकास के प्रबल प्रयास सिद्धांत का प्रतिपादन जो है रोडान द्वारा किया गया था। बी आंसर सही है। अगला है, मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में, इटली में, ब्रिटेन में, फ्रांस में। तो मार्क्स का जन्म जो है वह जर्मनी में हुआ था 1818 ईस्वी में जर्मनी में मार्क्स का जन्म हुआ था और लंदन यूनाइटेड किंगडम में 1883 में इनकी मृत्यु हो गई थी मार्क्स की। मार्क्स जो है हेगेल के विचारों से प्रभावित थे। मार्क्स द्वारा 2-3 किताबें जो प्रमुख हैं लिखी गई थी, उनमें होली फैमिली, दास कैपिटल 1867 में मार्क्स द्वारा लिखी गई थी और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है यह प्रमुख किताबें प्रोफेसर मार्क्स द्वारा लिखी गई थी। मार्क्स के अनुसार विश्व में अशांति एवं असंतोष का कारण जो है गरीबों एवं अमीरों का वर्ग संघर्ष है तथा मार्क्स ने लोकतंत्रात्मक समाजवाद को खत्म करने की बात कही। मार्क्स ने मानव को धर्म के ऊपर रखा। तो यह मार्क्स के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। अगला प्रश्न है, दास कैपिटल पुस्तक के रचनाकार। तो दास कैपिटल पुस्तक के रचना रिकार्डो, मार्क्स, पीगू, मार्शल। तो मार्क्स है, बी आंसर सही है। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र संबंधित है। तो अगर इस चित्र की बात की जाए तो क्या बता रहा है, तो E0 से E1 की तरफ अगर जाया जाएगा तो यह मांग में संकुचन को बताता है और अगर E1 से E0 की तरफ मांग में विस्तार, तो मांग में संकुचन। डी आंसर सही है। अगला प्रश्न है,
सारणी, निम्न सारणी में मांग की लोच बराबर है। तो इसमें अगर मांग की लोच की बात की जाए तो मांग की लोच का सूत्र E बराबर होता है डी क्यू अपान डी पी इंटू पी अपान क्यू हो जाएगा। तो डी क्यू कितना हो जाएगा, डी क्यू का मतलब होता है क्यू क्यू का अंतर, प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक मात्रा और अंतिम मात्रा का अंतर जो है वह हो जाएगा 50। फिर डीपी प्रारंभिक कीमत और अंतिम कीमत का अंतर 2.5 हो जाएगा, हाँ, माइनस, तो इधर माइनस लगा था पहले से तो यह माइनस प्लस हो जाएगा, गुणे हो जाएगा प्रारंभिक कीमत पी इंटू क्यू। प्रारंभिक कीमत कितनी हो जाएगी 5 और प्रारंभिक मूल्य जो हो जाएगा वह मात्रा हो जाएगी, वह हो जाएगी 100। अब अगर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आया था, 50/2.5 गुणे 50/100 हो जाएगा, ये आया था। तो इसका दशमलव हटाएंगे, ये 50 नहीं 5 हो जाएगा, इसका दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा 50 हो जाएगा। तो 25 दूना 50 2, तो ये हो जाएगा 50/50 हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा इसका एक बी में दिया गया है। तो 27 का सही आंसर बी है। अगला 28, एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, उत्तर प्रदेश। तो एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल का उद्घाटन जो है महाराष्ट्र में किया जाएगा। तो क्या है, 28 का सही आंसर ए है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने 28 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व किया। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है तथा रिवीजन के उद्देश्य से वह भी महत्वपूर्ण है। अब आगे से जो हमारे यूट्यूब चैनल पर वह है 3 क्लासें आएंगी। 3 क्लासों में एक जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का वीडियो रहेगा, जिसमें 20 प्रश्न या 25 प्रश्न या 30 प्रश्न भी हो सकते हैं। एक तो जिसको हम लोग रिवीजन करेंगे, एक यह हो जाएगा। दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक क्लास रहेगी, या भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित एक क्लास रहेगी। और तीसरी क्लास जो है वह व्यष्टि अर्थशास्त्र हम लोग पढ़ रहे थे, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो 3 क्लास कोशिश करेंगे कि कंटिन्यू 3 क्लास, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट घोषित हो चुकी हैं तो तैयारी को थोड़ा सा जोर देना है। तो इसलिए यह 3 क्लासें प्रतिदिन आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेंगी। तो इसलिए अगर इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा दोस्तों तक शेयर करें। और अर्थशास्त्र विषय से अगर पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो यह चैनल आपके रिवीजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है तथा आपकी तैयारी को 4 चांद लगा सकता है।